नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 23 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो, इट्स पीडीएफ with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. दोस्तों, यदि आपने MPN Academy का टेलीग्राम का पब्लिक पेज नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत जाके अभी ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए MPN Academy टेलीग्राम पर, आपको इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा, वहां ज्वाइन कीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है MPN Academy की तरफ से जारी, इसकी पीडीएफ भी फ्री में आपको वहां पर मिलेगी। टाइम टेबल मिलेगा, बुक लिस्ट मिलेगी और बहुत कुछ। और गोल्डन और डायमंड टेस्ट सीरीज के टॉपर्स के रिजल्ट इसी टेलीग्राम पेज पर अनाउंस किए जाते हैं और हमारे कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, तो इस पेज को जरूर ही ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा। एथलीट और राज्यसभा की मनोनीत सांसद पीटी उषा को निर्विरोध भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है और वह देश की सबसे सफल एथलीटों में से एक है। पीटी उषा ने वर्ष 1982 से 1994 तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक सहित 11 पदक जीते। भारतीय ओलंपिक संघ भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइट टेक्नोलॉजी SAOT का उपयोग हाल ही में विश्व स्तर पर किस खेल के लिए किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। कतर फुटबॉल विश्व कप में ऑफ साइड नियम अटैकिंग खिलाड़ियों को डिफेंडिंग टीम के गोल के सामने लगातार घेराव करने से रोकता है। SAOT वीडियो मैच के अधिकारियों और ऑन फील्ड अधिकारियों के लिए एक सहायक उपकरण है जो उन्हें तेजी से अधिक स्पष्ट जानकारी और अधिक सटीक ऑफ साइड निर्णय लेने में मदद करता है। इस प्रौद्योगिकी के 2 भाग हैं। मैच वाले बॉल के अंदर लगा एक संवेदक यानी सेंसर जो सस्पेंशन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है और मौजूदा ट्रैकिंग उपकरण में भी लगा होता है जो वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का हिस्सा है। धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा में। दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम के मनु बांकुल में इस विश्वविद्यालय के आधुनिक शिक्षा के अन्य विषय पाठ्यक्रमों के साथ साथ बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला बौद्ध संचालित विश्वविद्यालय बनने की उम्मीद है। भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुई थी। यह धर्म अपने संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, जीवन के अनुभवों पर आधारित है। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में उत्कृष्टता का पुरस्कार यानी अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस किसे मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई को। पुरस्कारों के लिए 6 देशों अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान, नेपाल और थाईलैंड की 13 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है जिसमें भारत के 4 विजेता हैं। ये कौन कौन से हैं? यही हैं ये चारों, जिसमें से छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई को ये मिला है अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस। गोलकुंडा की बावड़ी हैदराबाद को मिला है विशिष्टता का पुरस्कार और मेरिट का पुरस्कार मिला है भायखला स्टेशन मुंबई और डोमकोंडा किला तेलंगाना। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया की मेजबानी में भू प्रौद्योगिकी पर होने वाला यह भारत का प्रमुख वार्षिक सम्मेलन है। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी, सरकार, सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्टार्टअप, डेटा, कानून, लोक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, अकादमिक और आर्थिक मुद्दों पर विश्व के प्रमुख बुद्धिजीवी अपने विचार प्रस्तुत करने के साथ साथ प्रौद्योगिकी तथा इसके भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की गई। तो ये था ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 नई दिल्ली में। दोस्तों, आप में से जिन लोगों को MPN Academy करंट अफेयर्स का PDF चाहिए उसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले ये जानते हैं कि MPN Academy का PDF ही क्यों?
क्योंकि हमने करके दिखाया है दोस्तों। आइए आपको पिछले 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस दिखाते हैं एमपीएन एकेडमी की। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी। 42 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित और 36 प्रश्न टैली हुए हैं। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, तो हमने बिहार एसआई पीटी एग्जाम जो सबसे नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम होता है उसे कंसीडर किया है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके कुल 36 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 31। परफॉर्मेंस रहा है 86.11%। 2022 में 3 एग्जाम्स हुए हैं। सबसे पहले 8 मई 2022 को हुआ था 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा, जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया था। तो उसमें कुल 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और 26 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.67%। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हुआ है एक सप्ताह के बाद 15 मई 2022 को बीपीएससी सीडीपीओ की पीटी परीक्षा। उसमें कुल 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। और 30 सितंबर 2022 को हाल ही में एग्जाम हुआ है 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक री परीक्षा 2022। प्रश्न टैली हुआ है 33, पूछे गए थे कुल 39, तो लगभग 85% टैली हुआ है। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न और कहां से टैली हुआ है प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से, सभी की जानकारी आपको एमपीएन एकेडमी के इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद है आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया ही होगा, तो उस पर भी ये सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आप एग्जाम्स देने वाले हैं फ्यूचर में बीपीएससी के, तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने चाहिए। इससे पता चलेगा कि बीपीएससी में किस प्रकार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप एमपीएन एकेडमी पीडीएफ का इस्तेमाल इस करंट अफेयर्स सेक्शन को क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या मिलेगा इसमें आपको। तो 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग दिया गया है। साल भर के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। कैसे करेंगे इसे आप, आइए एक एक करके देखते हैं। 4 प्रकार के कंटेंट आपको मिलेंगे। एक तो वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, इसमें कुल 50 पीडीएफ रहेंगे साल भर में। एक पीडीएफ को आपको रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो एमसीक्यूज पोर्शन है उसे रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट्स का अप्रॉक्स समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। थर्ड टाइप का कंटेंट रहेगा बिहार मंथली करंट अफेयर्स। कुल 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक यूनियन बजट और एक इकोनॉमिक सर्वे। कुल 30 मिनट का समय लगेगा एक पीडीएफ को रिवाइज करने में। इस प्रकार से 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर पाएंगे। तो तीनों समय को जोड़ देंगे तो 18 घंटे में आप पूरे साल भर के कंटेंट को सिस्टमेटिकली रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिवीजन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए हमने इसमें ऐड किया है इस बार गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज। 12 महीने का 12 टेस्ट होगा मंथ वाइज, उसके बाद 3 महीने के बाद एक टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से साल भर में कुल 4 हो जाएंगे ट्राई मंथली टेस्ट। हाफ ईयरली टेस्ट 2 होगा 6 महीने में एक बार, उसके बाद लास्ट में 1 ईयरली टेस्ट। ये ऐप बेस्ड टेस्ट है, आपको रियल एग्जामिनेशन हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। आपको तुरंत रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दोस्तों एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स का तो कोई जोड़ मार्केट में है ही नहीं। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इस बार हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन के कंटेंट मिलेंगे। कुल मिला के 25 टेस्ट सीरीज है इसमें, और एक टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चंस होंगे। कुल मिलाकर के 3000 सबसे अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ मिलेंगे आपको। तो 120 प्रश्न जो होंगे उसमें सेक्शन वाइज किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस, साइंस से 30 क्वेश्चंस, बिहार जीके से 20 क्वेश्चंस, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है बिल्कुल उसी हिसाब से स्टैटिक का ये क्वेश्चंस मिलेगा। और एक सेट को जो 120 का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा। तुरंत आप रिजल्ट इसमें देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आइए अब जानते हैं कि ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमपीएन एकेडमी सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको इस प्रकार से एमपीएन एकेडमी का लोगो दिखेगा।
आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करेंगे आप वहाँ पर चले जाएंगे आप स्टोर सेक्शन में, नीचे स्टोर सेक्शन मिलेगा ऐप के, वहाँ पर जाने के बाद आप कोर्स चुनें। 2 प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं, एक 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स और एक डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। ध्यान से कोर्स का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हिंदी का कोर्स हिंदी में लिखा रहेगा और इंग्लिश का इंग्लिश में। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर पेमेंट का लिंक नीचे मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी सामग्री आपको प्रोवाइड की जा रही है। पेमेंट करते ही आपको कंटेंट सेक्शन में सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। किस देश में स्थित कामचटका प्रायद्वीप में हाल ही में 2 ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूस। यह रूस के उत्तर पूर्वी भाग के 6 ज्वालामुखियों में से हैं जिनमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। कामचटका प्रायद्वीप रूस के साइबेरिया क्षेत्र के सुदूर पूर्व में 1250 किलोमीटर लंबा प्रायद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 4,72,300 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर में साइबेरिया से जुड़ा हुआ है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में अखोत्सक सागर है। कामचटका प्रायद्वीप रिंग ऑफ फायर का भाग है जो कि पैसिफिक ओशियन में आता है। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनवर इब्राहिम। पाक्तन हरपन प्रमुख अनवर इब्राहिम ने 24 नवंबर को नेशनल पैलेस में आयोजित समारोह में मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वर्ष 1990 के दशक में ये मलेशिया के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देश में आम चुनाव एक अभूतपूर्व त्रिशंकु संसद में समाप्त हुआ जिसमें 2 मुख्य गठबंधनों, एक अनवर के नेतृत्व में और दूसरा पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन द्वारा, जिसमें कोई भी सरकार बनाने के लिए संसद में पर्याप्त सीटें सुरक्षित करने में सफल नहीं हो सके थे। मलेशिया के राजा अभी कौन है? सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 किस संस्थान में आयोजित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। 4 दिवसीय यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और यूनेस्को के सहयोग से आयोजित किया गया। इस हैकाथॉन में 22 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य विषय शिक्षा, ऊर्जा, स्वच्छता, कृषि, पेयजल तथा स्वास्थ्य था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समापन समारोह को संबोधित किया। मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। 28 से 30 नवंबर तक वायु सेना स्टेशन आगरा में। इस वार्षिक संयुक्त अभ्यास में भारत के विभिन्न हितधारक और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। समन्वय 2022 द्वारा नागरिक प्रशासन, सशस्त्र बलों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आदि सहित आपदा प्रबंधन में शामिल विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितधारकों द्वारा HADR के प्रति एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया। युद्धाभ्यास नसीम अल बहर 2022 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओमान। भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट INS त्रिकंद, अपतटीय गश्ती पोत INS सुमित्रा एवं समुद्र गश्ती विमान डोर्नियर ने भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर, जिसका हिंदी में मतलब होता है समुद्री हवा, के 13वें संस्करण में भाग लिया। यह अभ्यास दिनांक 19 से 24 नवंबर को ओमान के तट पर आयोजित किया गया था। इसके 3 चरण थे, बंदरगाह चरण, समुद्री चरण और डीब्रीफ। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने किस संस्थान के साथ मिलकर सतत समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का विकास किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। साथ ही एक इलेक्ट्रिक पर्यावरण निगरानी वाहन को भी लॉन्च किया गया है। यह सिस्टम इस पोर्ट क्षेत्र के जल गुणवत्ता स्टेशनों के डेटा, पोर्ट एस्टेट के आसपास पर्यावरणीय गुणवत्ता के अनुपालन की जांच के अतिरिक्त पोर्ट व्हीकल के ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट को कम करने में मदद करेगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उमा शर्मा। प्रख्यात कथक नृत्यांगना उमा शर्मा को प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीराम भारतीय कला केंद्र द्वारा कमानी सभागार में आयोजित एक समारोह में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल
कर्ण सिंह और सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। उमा शर्मा एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रवि कुमार सागर। आरकेएस इन्नो समूह के सबसे कम उम्र के संस्थापकों और सीईओ में से एक 22 वर्षीय रवि कुमार सागर को सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना के रवि कुमार सागर ने 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान एक नवोदित उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। 50,000 रुपये के शुरुआती निवेश के साथ रवि 2 करोड़ रुपये का कारोबार करने में सफल रहे। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष वंदे भारत फाउंडेशन और लीड इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव सारंग हाल ही में किस देश के बुसान में आयोजित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। 18 से 20 नवंबर तक आयोजित इस समारोह में पुरस्कार विजेता समीक्षकों द्वारा प्रशंसित हिंदी और लोकप्रिय क्षेत्रीय फिल्मों को बुसान सिनेमा सेंटर में कोरियाई सब टाइटल के साथ प्रदर्शित किया गया। यह महोत्सव 18 नवंबर को उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ और प्रदर्शित होने वाली पहली हिंदी फिल्म पद्मावत थी। जून 2023 में होने वाले पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक के मेजबान के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि इसका पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह 22 से 25 जून 2023 के बीच सिंगापुर में होगा। ई स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स एक प्रतिस्पर्धी खेल है जहां एथलीट वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में वीडियो गेम की कुछ शैलियों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन आईओसी द्वारा सिंगापुर सरकार और सिंगापुर नेशनल ओलंपिक कमेटी की साझेदारी में किया जाएगा। पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असीम मुनीर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को 24 नवंबर को सेना प्रमुख नामित किया। मुनीर पहले ऐसे सेना प्रमुख हैं जिन्होंने 2 सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस MI के प्रमुख के रूप में सेवाएं दी है। हालांकि वह अब तक सबसे कम समय के लिए ISI प्रमुख रहे थे। भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। यह अभ्यास 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में संपन्न हुआ। यह दोनों सेनाओं के सभी सशस्त्र और सेवा दलों की भागीदारी के साथ ऑस्ट्रा हिंद श्रृंखला का पहला अभ्यास था। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट के द्वारा किया गया। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास प्रत्येक वर्ष भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से किया जाएगा। भारत का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण और परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना के IT और उद्योग मंत्री KT रामाराव ने 25 नवंबर को घोषणा की कि राज्य में देश का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण व परीक्षण केंद्र स्काई रूट स्थापित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि वह हैदराबाद को भारत की स्पेस टेक राजधानी के रूप में देखकर रोमांचित होंगे और उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना सरकार ने पहले ही स्पेस टेक नीति शुरू कर दी है। T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शक उपस्थिति के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किस क्रिकेट स्टेडियम द्वारा बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। 29 मई 2022 को IPL फाइनल में 1,01,566 लोगों की उपस्थिति रही। मोटेरा, अहमदाबाद, गुजरात स्थित इस स्टेडियम को पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। इस स्टेडियम की क्षमता है 1,10,000 दर्शकों की। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से 10,000 ज़्यादा लोग बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। पुलाई कुलवांग मलेशिया में शुरू हुआ यह अभ्यास भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है जो 2012 से आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में दोनों देशों के सैनिकों के बीच जंगल इलाके में विभिन्न अभियानों की योजना और निष्पादन में अंतर संचालनीयता को बढ़ाने के लिए संचालन के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा किया गया। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट और मलेशियाई सेना की रॉयल मलय रेजिमेंट के सैनिकों ने इसमें भाग लिया।
विद्युत मंत्रालय ने शक्ति पॉलिसी के तहत हाल ही में कितने मेगावाट की बिजली खरीद के लिए एक योजना शुरू की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4500 मेगावाट। भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के दोहन और आवंटन योजना शक्ति फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया नीति के तहत वित्त स्वामित्व और संचालन के आधार पर 5 साल के लिए प्रतिस्पर्धी आधार पर 4500 मेगावाट की कुल विद्युत की खरीद हेतु एक योजना शुरू की गई है। योजना के तहत पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने 4500 मेगावाट की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की है। इसके लिए लगभग 27 मिलियन टन प्रति वर्ष आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। हाल ही में किस देश में जमी हुई झील के नीचे दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को फिर से जीवित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रूस। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने रूस में जमी हुई झील के नीचे दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को फिर से जीवित किया है। यूरोपीय शोधकर्ताओं ने रूस के साइबेरिया क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट से एकत्रित प्राचीन नमूनों की जांच की। वैज्ञानिकों ने 13 नए रोगजनकों को पुनर्जीवित किया और उनकी विशेषता बतलाई, जिन्हें बाद में ज़ॉम्बी वायरस का नाम दिया गया। फीफा विश्व कप के इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्टेफनी फ्रेपा। कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फ्रांस की महिला रेफरी स्टेफनी फ्रेपाट 1 दिसंबर 2022 को जर्मनी और कोस्टारिका के बीच मुकाबले में रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बन गई है। फीफा ने फ्रेपाट के सहायक के रूप में भी 2 महिलाओं को चुना है, जो ब्राजील की नुएजा बैक और मैक्सिको की कारेन डियाज मेडिना हैं। फ्रैंकफर्ट लीग 1 और यूईएफए चैंपियंस लीग गेम में रेफरी बनने वाली पहली महिला भी थी। सलीमा मुकानसांगा 2022 में अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निक्षय मित्रा के एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दीपा मलिक। यह प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक पहल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 26 नवंबर को नई दिल्ली में पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक को निक्षय मित्र राजदूत के रूप में नामित किया। दीपा ने यह भी बताया कि वह खुद एक क्षय रोग से पीड़ित हैं। विस्तारा एयरलाइंस का विलय किस कंपनी में किए जाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एयर इंडिया। विस्तारा एयरलाइंस का टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में विलय किया जाएगा। सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा समूह मार्च 2024 तक एयर इंडिया और विस्तारा को विनियामक अनुमोदन के अधीन विलय करने पर सहमत हुए हैं। सिंगापुर एयरलाइंस $250 मिलियन का निवेश करेगी। इस एकीकरण के पूरा होते ही एयर इंडिया में 2000 करोड़ रुपये का एसेट और बढ़ जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब से अपना कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर लिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मैनचेस्टर यूनाइटेड। या ओल्ड ट्रैफर्ड ग्रेटर मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थित एक पेशेवर फुटबॉल क्लब है। ब्रिटिश जर्नलिस्ट पियर्स मॉर्गन के साथ रोनाल्डो के इंटरव्यू के बाद दोनों के संबंधों में खटास आ गई थी। फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिश्ता काफ़ी पुराना है, जो अब एक इंटरव्यू के खुलासे के बाद समाप्त हो गया है। रोनाल्डो ने सबसे पहले वर्ष 2003 में क्लब से जुड़े थे और 2009 तक वह मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेले थे। इसके बाद रियल मैड्रिड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। 2021 में रोनाल्डो ने फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन किया था, लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट अब समाप्त हो चुका है। यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पूर्णिमा देवी बर्मन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में यह अवार्ड भारत की वन्यजीव जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को पारिस्थितिकी तंत्र के बचाव के लिए किए गए इनके योगदान के लिए दिया है। यह हरगीला आर्मी का नेतृत्व करती है, जो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक को विलुप्त होने से बचाने के लिए समर्पित मूवमेंट है। किस देश के तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में सतह से 2500 फीट नीचे रहने वाले काले प्रवाल की 5 नई प्रजातियों की खोज की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। काले प्रवाल, जो कि एंथोजोआ एंटीपाथारिया के अंतर्गत आते हैं, उथले जल से लेकर 26,000 फीट यानी 8,000 मीटर से अधिक की गहराई तक पाए जा सकते हैं। कुछ प्रवाह 4,000 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं।
हालांकि काले प्रवालों का वर्गीकरण कई अन्य एंथोजोवन समूहों की तुलना में स्पष्ट नहीं है। उथले जल में पाए जाने वाले रंगीन प्रवाल ऊर्जा के लिए सूर्य और प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर होते हैं। इसके विपरीत काले प्रवाल फिल्टर फीडर होते हैं और गहरे जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले छोटे प्राणी प्लवक का सेवन करते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। 23 नवंबर को नई दिल्ली में भारतीय नौसेना की 3 दिवसीय शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय रणनीतिक वार्ता हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 शुरू हुई। यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो विचारों के आदान प्रदान और हिंद प्रशांत से संबंधित समुद्री मुद्दों पर विचार विमर्श को बढ़ावा देता है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF और इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन और साथ में इंग्लिश में ही फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आपको एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति के 8वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। भारतीय सेना के विशेष बल और इंडोनेशियाई विशेष बल 21 नवंबर को शुरू हुए कारावांग इंडोनेशिया में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति के 8वें संस्करण में भाग लिया। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच समझ, सहयोग और इंटर ऑपरेटिविलिटी को बढ़ाना है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2023।